उसे नींद की वादी में उतरे अभी कुछ ही देर हुई थी जब उसका फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ से उसे जो खबर दी गई थी उस पर लब भेज कर रह गया। जो शख्स आज उसने पकड़ा था उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हैदर ने अलमारी से अपने कड़े निकालता और हैदर ने अलमारी से अपने कपड़े निकालता और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। उसे अब इस मिशन को मुकम्मल करना था। गन की ब्लस्ट चेक करके होल्डर्स में रखी चाकू अपने पाँव के पास बांधकर बूट के तस्मे बांधे अनाया पर एक नज़र डाली जो गहरी नींद में थी। उसकी पेशानी को हौले से छूते अपना मोबाइल जेब में रखता रूम से निकल गया। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। वो और इन्हीं लोगों के आराम की खातिर जैसे लाखों जवान अपनी रातों की नींदें और सुकून बर्बाद किए अपनी जानें कुर्बान करते रहे। जाने कितनी माओं के जिगर गोशे कुर्बान हुए होते हैं तो सब लोग सुकून और चैन से सोते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में खुद को तन्हा पाया। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर वो उठी तो नजर अपने पाँव में मौजूद पायल से टकराई तो गाल एकदम से सुर्ख पड़े थे। कमरे में एक बार दोबारा से नजरें दौड़ाई पर वो मौजूद नहीं था। वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वो वॉशरूम में घुस गई। बेबी पिंक और सफ़ेद इम्तराजात के नफीस सा लिबास पहने गीले बालों को तौलिए से खुश करती वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई तो नजर बेसाख शीशे पर चिस्किया एक चिट पर पड़ी। उसने चिट शीशे से उतारी। एक खूबसूरत लड़की को जिंदगी की खूबसूरत सुबह मुबारक। हैदर की खूबसूरत लिखाई में लिखे लफ्ज़ पढ़कर उसके लबों पर शर्मगीन सी मुस्कुराहट फैल गई। तभी उसकी नज़र शीशे में नजर आते अपने अक्स पर पड़ी। उसका नखरा निखरा सा रूप गुजरी रात की दास्तान सुना रहा था। उसका दिल चाहा कि कहीं छुप जाए कि अगर सो बाहर गई तो बाहर मौजूद तमाम लोग इसके चेहरे पर छाए रंग बासानी पहचान लेंगे। वो उंगली की मदद से निचले लब पर दबाव डाले दांतों तले लब कुचलने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुलाजमा थी जो उसे नीचे आने का कह रही थी। अनाया ने गहरा सांस खींचा और अपने चेहरे पर हाथ फेरती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। वो कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटती इसका इंतजार कर रही थी। उस दिन वो अनाया के उठने से पहले कहीं चला गया था और आज तीसरा दिन था। वो अभी तक घर नहीं लौटा था और वो इन 3 दिनों में उसे एक लम्हा भी चैन नहीं आया था। लेकिन आज उसकी बेचैनी हद से सवा थी। वो कब से पेंडोला की तरह यहाँ से वहाँ घूम रही थी। जब चलते चलते टांगे शेल होने लगती तो बैठ जाती, फिर दोबारा उठकर चक्कर लगाने लगती। उसने घड़ी में वक्त देखा। अभी फजर की अजान होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे। इस वक्त कहाँ हो सकता था। चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर थी। सोफे पर बैठते उसने अपना मोबाइल उठाया और एक बार फिर उसका नंबर मिलाने लगी। फिर रुक गई कि 3 दिन से उसका फ़ोन भी मुसलसल बंद था। वो कुछ सोचकर मैसेज लिखने लगी कि जब भी फ़ोन ऑन हो तो मैसेज पढ़ तो ले। सुने जी, कहिए। 2 मिनट के बाद हैदर का जवाब आया। अनाया एकदम से सीधी हो बैठी। उंगलियां तेजी से उसकी पैड पर चलने लगी। आप कहाँ हैं? जॉब पर, मुख्तसर जवाब आया। अनाया के दिल को कुछ हुआ, धड़कनें बढ़ी थी। कब तक आएंगे? याद कर रही हो? सवाल किया गया। नहीं तो बस यूं ही पूछ लिया। दिल की मर्जी के खिलाफ जवाब दिया। दूसरी जाने वो फीका से मुस्कुरा दिया। अनाया, सिर्फ उसका नाम लिख कर भेजा। अनाया को यूं महसूस हुआ जैसे हैदर ने उसके कान के करीब आकर उसे पुकारा हो। जी। दिल जाने किन ख्वाहिशों के ज़ेर असर तेजी से धड़कने लगा। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। वो कॉल कर रहा था। अनाया ने 1 सेकंड की देर किए बगैर फ़ोन उठाया था। सुनो, ऐसी बातों से ग्रेज किया करो जिससे दूसरे के हर्ट होने का खासा हो। उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ अनाया के कानों से टकराई। तन्हा मुझे छोड़ जाते हैं और हर्ट आप होते हैं। आप भी ऐसी बातों से ग्रेज किया करें, आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। उसकी आवाज़ सुनकर इतने दिनों से जब्त लिए आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते उसके गालों भिगोने लगे थे। उसने शिकवा किया, अगर सारी जिंदगी तन्हा रहना पड़ा तो क्या? उसे लगा जैसे वो इसका जब्त आजमा रहा हो। हैदर! उसने तड़प कर उसका नाम पुकार कर उसकी बात काटी। उसकी तड़प पर हैदर के लबों पर मधुर सी मुस्कुराहट अपनी झलक दिखाकर गायब हुई थी। बिलाशुबा वो एक खुशकिस्मत इंसान था। अनाया, मेरी बात सुनो। एक बात पर यकीन रखना कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। कुछ भी हो जाए लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा, चाहे परचम में लिपटा हुआ ही क्यों ना हो। वो बहुत आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था। उसकी आवाज़ बहुत मध्यम थी।
عنایا کی ساری حساسات فون سے بھرتی حیدر کی آواز کی جانب نہ ہوتی تو شاید وہ اس کی بات نہیں سن پاتی۔ آنسو اس کے گالوں کو بھگوتے تھوڑی سی ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ عنایا آئی لو یو۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر کے جیسے اس کے لفظوں کو محسوس کیا۔ دونوں کے درمیان لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی جسے عنایا کی آواز نے توڑا۔ لو یو مور دین یو۔ آنکھیں میچے ٹھہر کر بولتی وہ دور پہاڑوں پر پوزیشن سنبھالے حیدر کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان حائل رہی جیسے حیدر کی آواز سنجیدہ آواز نے توڑا۔ سی یو سون مائی ڈیئر وائف، خدا حافظ۔ فائر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی حیدر کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی اور ساتھ ہی گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی تھی۔ حیدر۔ عنایا نے اسے پکارا مگر جواب نہ دیتا تھا۔ لائن بے جان ہو چکی تھی۔ اگر ساری زندگی تنہا رہنا پڑ گیا تو کیا؟ حیدر کی کچھ دیر پہلے کہی گئی بات اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ ابھی تو دعائے محبت قبول ہوئی تھی، ابھی تو اعتراف محبت کیا تھا، تو کیا ان کی محبت کی عمر اتنی کم تھی؟ شیل ہوتے وجود کو گھسیٹتی ہوئی اٹھی اور وضو کر کے جا نماز بچھا کر اس کے لیے دعا کرنے لگی۔ ان کی پوری ٹیم اس وقت فارم ہاؤس کے گرد اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئی تھی۔ انہیں بس آرڈر کا انتظار تھا۔ اس کا سارا دن اس گینگ کے چھوٹے بڑے تمام اڈے تباہ کرتے گزرا تھا۔ میر جعفر جو اس گینگ کا سربراہ تھا، اس کا نام ملک کے بہت بڑے بزنس مین میں شمار ہوتا تھا اور بزنس کی آڑ میں وہ اپنے کالے دھندے سر انجام دیتا تھا۔ ایک سال بعد فنکشن آرگنائز کرتا اور ایک تگڑی رقم چیریٹی فنڈ کو دے کر عوام کی گڈ بکس میں آنے کے لیے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتا۔ اپنے تمام اڈے ایک ایک کر کے تباہ ہوتے دیکھ کر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس سب میں اس کے رائٹ ہینڈ کا مناظر سے غائب تھا۔ اس بات نے اس کی عقل سلیپ کر دی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ملے تمام لوگوں کو شہر سے دور اپنے ایک فارم ہاؤس پر بلایا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا فون ٹریس کیا جا رہا ہے۔ فارم ہاؤس کے چاروں طرف پہاڑ موجود تھے، اونچے اونچے گھنے درختوں سے ڈھکا فارم ہاؤس دن کو دور سے دیکھنے پر ہریالی کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا۔ رات کے اس پہر پورا فارم ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف موت سا سناٹا چھایا ہوا تھا، صرف پتوں کی سرسرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ اگر کوئی عام آدمی اس وقت وہاں آ جاتا تو اسے یوں معلوم ہوتا جیسے کہ اس جگہ پر کوئی بھی ذی روح موجود نہیں ہے، پر حقیقتاً اس وقت وہاں 100 سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ سناٹا کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی ایل ایکس فارم ہاؤس میں داخل ہوئی، جس میں سے بڑے ہی کرفیو سے میر جعفر باہر نکلا اور مغرورانہ چال چلتا اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ باقی تمام لوگ پہلے سے ہی اس فارم ہاؤس میں موجود تھے۔ میر جعفر کا استقبال کرنے کے لیے وہ سب باہر ہی آ گئے تھے۔ حیدر دوربین کی مدد سے اندر کا سارا مناظر دیکھ رہا تھا، تبھی اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ پہلے سوچا کہ نظر انداز کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر فون جیب سے نکالا۔ عنایا کا میسج دیکھ کر اس پریشانی میں بھی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دل نے ضد کی کہ ایک بار اس کی آواز سن لوں، کیا پتہ پھر زندگی یہیں تمام ہو جائے۔ وہ اسے کال ملا کر مدھم آواز میں اس سے بات کرنے لگا۔ لو یو مور دین یو۔ عنایا کے لفظ پر اس نے لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کے لفظ محسوس کیے۔ یوں لگا جیسے اس پل زندگی کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ صرف ایک لمحے میں سامنے کا مناظر اسے ٹھٹکانے پر مجبور کر گیا۔ میر جعفر نے فون پر کسی کو کال ملائی تھی۔ اس کے کال بند کرتے ہی فارم ہاؤس کے پچھلے حصے سے تقریباً 20 کے قریب بارودی مسلح افراد باہر آئے اور فارم ہاؤس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہونے لگے، ایسے کہ ان کے رخ پہاڑوں کی جانب تھے اور پشت فارم ہاؤس کی جانب تھی۔ سب کے ہاتھوں میں رائفل موجود تھی، جس سے صاف ظاہر تھے کہ میر جعفر کو ان کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا، یا پھر اس نے احتیاط یہ کام کیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لوگ فارم ہاؤس میں موجود خفیہ راستوں کے ذریعے وہاں سے بچ کر بھاگ نکلے۔ بہرحال جو بھی تھا ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ تبھی اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا عنایا کو خداحافظ بولا، ساتھ ہی فائر کا حکم دیا تو گولیوں کی تڑکہار نے سکوت چھائے ماحول میں وحشت سی طاری کر دی تھی۔ دوسری جانب سے بھی بھرپور مزاحمت جاری تھی۔ وہ لوگ شاید اتنی جلدی حملے کے لیے تیار نہیں تھے، تبھی ناقابل تلافی نقصان کروا چکے تھے، جو حیدر اور اس کی ٹیم کے لیے کافی سودمند ثابت ہوا۔ انہوں نے
उन्होंने जल्द ही दुश्मनों पर काबू पा लिया था। बुरे काम का बुरा अंजाम। वो लोग भी अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाने पर वो लोग पहाड़ों और दरख्तों से उतर कर नीचे आए और फार्म हाउस के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ गए। हैदर फार्म हाउस अच्छी तरह से चेक करके बाहर आया, जहां उसकी टीम लाशों को ठिकाने लगा रही थी। हैदर ने कप्तान अम्माद की जानिब सवालिया नजरों से देखा तो उसने थम्स अप का इशारा किया, जिस पर हैदर की आंखें चमक उठी थीं। उसने सर उठाकर तशक्कुर भरी नजरों से ऊपर आसमान की जानिब देखा, जिसे उस जात का शुक्र अदा करा और जिसने फतह उसके नसीब में की थी। मिशन कम मिशन कंप्लीटेड हैदर सर। जेब से फोन निकालकर उसने मिशन टॉप करके सेंड किया। मैसेज सेंड करके वो जैसे ही पटा, ठा की आवाज के साथ एक गोली उसके बाजू को चीरती हुई निकल गई और दूसरी गोली उसके बाएं कंधे से थोड़ा नीचे सीने में पहुंच हुई थी। अपनी सांस में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। वो दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि उससे अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। दाएं हाथ में थामा पिस्टल और बाएं हाथ में थामा फोन जमीन बोस हुए थे। बाएं कलाई पर बंधी ओलिव ओलिव की घड़ी खून नेम हुई थी। वो लड़खड़ा कर घुटनों के बल जमीन पर बैठा लहू रंग होती सुर्ख आंखों से सामने देखा, जहां उसके ऑफिसर ने इन दोनों लोगों को जहन्नम वसूल कर दिया था, जो शायद लाशों के दरमियान लेटे खुद को मुर्दा जाहिर कर रहे थे, और मौका दिखते ही फायर कर दिए, जिसके नतीजे में इनका एक नौजवान शहीद हो गया और हैदर समेत 3 जवान बुरी तरह जख्मी हुए थे। हैदर ने अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही अनाया का चेहरा उसकी नजरों के सामने घूमा और उसने आसमान की तरफ नजरें उठाई, जिनमें से तश्कर भी झलक रहा था कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी मजीद लिखी थी कि वो उसे दोबारा से देख सकता था। कुछ लोगों में ये ख़ास बात होती है कि वो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मगर अफसोस के रोए ज़मीन पर ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ कुछ तक ही महदूद है। सभी इस वक्त लॉन में मौजूद शाम की चाय से लुत्फानंदोज होते हल्की फुल्की गपशप में मसरूफ थे। वो गैर हाजिर दिमागी से चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। हाँ, जी चाची। सिमरा के 2 बार पुकारने पर भी वो उनकी जाने मुतवज्जो नहीं हुई तो उन्होंने बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ा तो वो बुखलाई। क्या बात है बेटे, तबीयत ठीक है? उसकी बुखलाहट महसूस करके उन्होंने नरमी से इस्तफार किया कि वो अपने साबका रवैये की माफ़ी उससे पहले ही मांग चुकी थी, तो उसने खंदा पेशानी से इन्हें भी माफ़ कर दिया था। साहबी सुबह से उसकी हर बात और काम में बेतवज्जी महसूस कर रहे थे। भाभी, हैदर कहाँ पर है? 2-3 दिन से घर पर नज़र नहीं आया मुझे। उमर साहब ने राबिया बेगम से इस्तफार किया तो उसके जिक्र पर आनिया की आंखें नेम हुई। उसने पलके झपका झपका कर आंखों की नमी को पीछे धकेला। भाई खैर से बीवी मौजूद है? उसी से पूछे। शादी के बाद भी औलाद की हर हरकत के सवाल जवाब माँ से ही करने तो शादी करवाने का फायदा। राबिया बेगम ने जैसी ही जान छुड़वाई, हाँ ये भी खूब कही आपने बेगम। बेटा अच्छा काम करे तो फखर से सीना तान कर कहा जाता है मेरा बेटा है, और जब यही बेटा उल्टी सीधी हरकतें करे तो बीवी का कसूर। इस बेचारी को खड़ी कोटी सुना दो कि ये तुम्हारे शौहर के कारनामे हैं। हारिस साहब राबिया बेगम राबिया बेगम को देखते बाजे और संजीदगी से बोले, अंदाज चढ़ाने वाला था। रहने दें आप, ऐसे भी कोई खास कारनामे नहीं है आपकी औलाद के जिस पर फख्र किया जाए। राबिया बेगम पहले ही हैदर पर गुस्सा थी, चिढ़कर बोली। इससे पहले कि इनमें बहस छिड़ती, सिमरा ने जल्दी से अनाया को मुखातिब किया। अनाया बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी खाला की बेटी है ऐमन, माशाल्लाह बहुत सादतमंद बच्ची है, मुझे बहुत पसंद आई है। सोच रही हूँ शहीर के लिए उसका रिश्ता मांग लूँ। उनकी अचानक कही बात पर फ्राइज खाते शहीर को एकदम से अच्छू लगा था। अरे हौसले से बड़े भाई भैया, अभी सिर्फ मामा ने रिश्ते की बात की है और आप खुशी से नाचने, मेरा मतलब है खांसने लग गए। हमदान ने उसकी पीठ थपथपाते शरारती अंदाज में कहा तो शहीर ने उसे घूरा, जिस पर वो खिसानी सी हंसता सीधा हो बैठा। भाई दरअसल खुशी से नाचने का दिल तो उसका कर रहा है कि पिछले 3 सालों से जाम ट्रैफिक बहाल हो गई तो उसका नंबर आएगा। बेचारा जाने कब से तरसा हुआ है शादी के लिए। उसामा ने लगे हाथों हमदान की टांग खींची तो बड़ों समेत सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट दौड़ गई। शहीद भाई देखें,
ये घमंड आपको ट्रैफिक बल्कि जाम ट्रैफिक बोल रहा है। हमदान ने फौरन उसे घमंड बोलकर बदला लिया था। ओए ये घमंड किसको बोला है तूने? असामा ने आंखें दिखाई। जाम ट्रैफिक किसको बोला है तुमने? शहीद ने उसी के अंदाज में घूर कर पूछा तो वो ढीठों की तरह हंसने लगा। तुम इनको छोड़ो, तुम बताओ अमन के लिए बात करूं मैं भाभी से या कोई और पसंद है तो बता दो। राबिया बेगम ने शहीद से बाज़ और राजदारी से पूछा, मगर उनकी आवाज़ वहां मौजूद हर शख्स ने बासानी सुनी थी, जिससे उनके चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। नहीं, कोई लड़की नहीं पसंद। आप लोग देख लें जो आपको बेहतर लगे। शहीर अपनी शर्ट पर से नादीदा सलूटें दुरुस्त करता बोला, जबकि नजरों के पर्दे पर ऐमन की शबिया लहराई थी। यूं ही हल्की फुल्की गपशप और कैकों के दौरान सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उठकर वहां से चले गए। वो जाने कब तक वहां बैठी रही। सबीन कई बार उसे बुलाने आ चुकी थी, मगर उसने जैसे सुनी ही नहीं थी। उसके कानों में तो गोलियों की तरतराहट गूंज रही थी, बाकी सब आवाजें जैसे कहीं खो गई थी। अचानक वो उठी और पौधों के करीब जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुरझाने लगे हो? क्या तुम भी मेरी तरह उदास क्यों हो? हफ बिनफ्शे के फूल की पत्तियों को उंगली और अंगूठे के दरमियान नरमी से मसलते फूल की नरमाहट महसूस करते हुए बोली, ये छोटा सा बगीचा उसी की मेहनत की वजह से हरा भरा था कि इन 3 सालों में अनाया ने इसमें मुख्तलिफ इकसाम के फूल पौधे लगाए थे। हैदर के पाकिस्तान आने के बाद से उसने पौधों को तवज्जो नहीं दी थी, तो अब वो पौधे मुरझाने लगे थे। गुले लाला, क्या मैं अपने दिल की बात तुमसे शेयर करूं? ट्यूलिप के फूलों को हाथों से छूती सरगोशी से भी कम आवाज में बोली थी, तुम्हें पता है वो 3 दिन से गायब है। सुबह फजर से पहले मेरी उससे बात हुई थी तो मैंने गोलियों की आवाज सुनी। क्या तुम भी हम इंसानों की तरह अल्लाह से दुआ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो उसके लिए दुआ करना कि वो बिल्कुल ठीक हो। अनाया की आंखें और लहजा भीगा हुआ था जब किसी ने पीछे से उसे अपने हाथ में लिया। क्या तुम्हें अपनी दुआओं पर यकीन नहीं है जो इन फूलों पत्तों से दुआएं करने का बोल रही हो? हैदर ने उसके कान के करीब सरगोशी की। हाँ हैदर, आप ठीक है ना? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। इतनी ज्यादा फायरिंग की आवाज थी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? वो हैदर का हरस तोड़ती वो रुख उसकी तरफ करके उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए उसको सर तक पैर देखती हुई बोली। तो हैदर ने उसकी पेशानी पर लब रखते नरमी से उसके गिर्द बाजू लपेटे थे। अनाया ने सख्ती से आंखें मेची और थूक निकल कर खलक तर किया। उसका लम्स महसूस करके एक सुकून सा उसकी रूह तक में सनाहत कर गया था। 3 दिन की बेचैनी बेकली जैसे दूर जा सोई थी। तुम पौधों से बातें करती हो? उसके बालों की जड़ों को होले से सहलाते उसका ध्यान बटाने को बोला। अनाया सा कर पीछे हटी और खफकत सा सर हिलाया जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम्हें पता है कि तुम इन पौधों से बातें करती हो कितनी क्यूट लगती हो? उसके शर्मिंदा होने पर वो होले से मुस्कुराकर बोला, नहीं, वो बस यूं ही जब कोई बात करने वाला ना ही होता था और दिल चाहता था कि कोई सुने तो इन पौधों से दोस्ती कर ली। उसने बातें शेयर करने लगी तो अब शायद आदत बन गई है। हाथ की उंगलियां चटकाती बोली तो हैदर चुप सा हो गया था। उसकी खामोशी अनाया ने फौरन महसूस की तो बात बदल गई। ये पौधे आपको नहीं पसंद? पता है मुझे ये सब बहुत पसंद है और गुलाब तो मेरा फेवरेट है। एक गुलाब के पौधे ने उसकी तवज्जो खींची जो कि मुरझाना शुरू हो गया था और जब जिसके ऊपरी पत्ते सूख कर गिरने लगे थे। अनाया ने थोड़ा सा झुककर गुलाब की आधी कली को हाथ में थाम कर उसकी खुशबू अंदर उतारी, पर यह पता नहीं क्यों इतनी जल्दी मुरझा रहा है। अनाया ने उसका एक सूखा पत्ता तोड़ा और हाथ में उसको मसल दिया। चेहरे पर उदासी का रंग साफ जाहिर था। तुम्हें पता है कि गुलाब की खास बात क्या है? वो गुलाब के पौधे के करीब पंजों के बल बैठ गया। क्या? वो उसकी एक एक हरकत को नोट करने लगी। गुलाब को पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ लव माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुलाब में और मोहब्बत में एक चीज मुस्तशकरा होती है, वो ये कि दोनों को तवज्जो चाहिए होती है। अगर थोड़ी सी भी तवज्जो हटी तो मोहब्बत और गुलाब दोनों मुरझा जाते हैं। 2-4 फूल तोड़कर वो खड़ा हुआ और उनमें से कांटे निकालने लगा। और एक बात मैं मुश्तक होती है कि दोनों ही बला के नाजुक होते हैं। गुलाब
सांसों की तपिश से मुरझा जाते हैं और मोहब्बत लहजों की तपिश से मुरझा जाती है। उसने फूलों में से कांटे निकालकर अनाया की तरफ बढ़ाए, जिसे उसने मुस्कुराते हुए थाम लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों में एक मुफसलत ये भी है कि दोनों बहुत नाजुक होते हैं। वो गुलाब की एक पत्ती तोड़कर बोली। हैदर ने उसकी कलाई थाम कर एक झटके में उसे खुद से करीब किया। और मेरी मोहब्बत इस गुलाब से ज़्यादा नाजुक है। दो उंगलियों की पुष्ट से उसके गाल को सहलाते झुककर उसके कान के करीब सरगोशी की, जबकि नजरें लबों पर अटकी थी। उसने अनाया को खींचकर सीने से लगाया। उससे पहले कि वो उस पर झुकते हमदान की आवाज़ पर दोनों करंट खाकर दूर हटे। वो मैं कह रहा था कि अगर गुलाबों की तारीफ हो गई हो और रोमांस ख़त्म हो गया हो तो अंदर आ जाए, ताई अम्मी भाभी को बुला रही है। वो शरारती अंदाज में बोलता हुआ तेजी से वहां से भागा कि हैदर खतरनाक तासर लिए उसके पीछे गया था। अनाया भी शर्मिंदा सी उसके पीछे हो ली। हैदर 2-4 मिनट ही सबके साथ बैठा था, उसके बाद उठकर रूम में चला गया। तो राबिया बेगम ने अनाया को भी दूध देने के बहाने रूम में भेज दिया। वो कमरे में दाखिल हुई तो हैदर को देखकर साख्त हुई। वो बिना शर्ट के ब्लैक बुनैन पहने ड्रेसिंग के सामने खड़ा, गर्दन को दाएं बाएं हरकत देता, बाजू और सीने पर हुई पट्टियां चेक कर रहा था। जब खटके की आवाज पर मुड़कर देखा, अनाया को साख्त खड़ा देखकर वो गहरा सांस भरता उसके करीब आया, उससे दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा और उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया और खुद उसकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद लेट गया। कई लम्हे यूं ही खामोशी से गुजरे। जब अनाया के आंसू हैदर की पेशानी पर गिरे तो उसने आंखें खोलकर उसे देखा और उसका हाथ थाम लिया। अनाया, मेरी बात सुनो, तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना है, मेरे लिए, खुद के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। जो मेरा प्रोफेशन बन चुका है, इसमें जख्म आम सी बात है। तुम इस तरह से छोटे मोटे जख्मों को लेकर आंसू बहाओगी तो खुद के साथ मुझे भी कमज़ोर करोगी, जबकि तुम्हें मेरी ताकत बनना है, ना कि कमज़ोरी। हैदर उसकी आंखों में देखता बोला तो अनाया ने बामुश्किल पलकें झपक कर आंसू अंदर धकेले। नजर नजर फिर से फिसल कर उसकी पट्टी में जिगड़े सीने और बाजू पर पड़ी तो नए सिरे से आंसू आने लगे। उसने बेसाख झुककर उसके कंधे से थोड़ा नीचे दिल के करीब बंधी पट्टी पर लब रख दिए। वो पीछे हटी जब हैदर ने उसके गर्दन के पीछे हथेली रखकर उसे पीछे होने से रोका और उसका सर खुद पर झुकाए उसके नकुश को छुआ और इस दिलचस्पी से उसके तासर देखने लगा जिससे उस सुर्ख चेहरे के साथ सर को मजीद झुकाकर हैदर की पेशानी से अपनी पेशानी अटकाई। दोनों के दिल पुरसुकून और मुतमईन थे। अब जिंदगी यूं ही हंसी खुशी गुजारने वाले थी और जिंदगी के सफर में आने वाली ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा थी, जिन्हें सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करना था। जिसे दूर से हम गुजरे हैं, तुम गुजरते तो शायद गुजर ही जाते।